तो अब हम आ गए हैं लोनावाला। लोनावाला में ये जगह है, आप लोगों ने अभी तक किताबों में पढ़ा होगा, कारले और भाजा की गुफाएं। जुन्नार वेड से कारले भाजा, इस बार हमारा टारगेट है इन सबको कंप्लीट करना। तभी फ़िलहाल हम कारले की गुफा जा रहे हैं। कारले के बारे में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट सब जानते होंगे कि कारले भारत में जितने भी चैत्यगृह बने हुए हैं उन सब में सबसे भव्य प्रकार का है। तो इसलिए हमने सोचा कि जो पहला दिन है उसे कारले को ही समर्पित किया जाए, और उसके बाद फिर दूसरे दिन हम पूरे सारी जितनी गुफाएं हैं कारले के अलावा बाकी जो 4 गुफाएं हैं उनको हम कल कवर करेंगे। तो एक सामान्य रास्ता था सामने से जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन हमने उसको ना चुनकर बिल्कुल सीधा रास्ता चुना है ट्रैकिंग करने वाला, और बिना डंडे के ट्रैकिंग कर रहे हैं। समझ सकते हैं आसान तो नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं कारले की गुफाओं में, क्योंकि अभी लंबा चढ़ना है हमें। देखिए वहाँ से होकर हम आ रहे हैं, उस पार हमारा होटल है, सामने आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं। वहाँ से होकर ट्रैकिंग करके यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा दूर जाने के बाद हमको एक रास्ता मिलेगा सीढ़ीदार, फिर वहाँ हम की बात हम कर रहे थे, वो मेन रास्ता ये है। सीढ़ियों का प्रावधान यहाँ किया गया है, और ये बाद का निर्माण है। जिस समय कारले की गुफाएं बनी थी उस समय इसका निर्माण नहीं किया गया था। जितना नीचे से आए हैं, वो सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, इतना भी आए हैं, और चेहरा देख के समझ रहे होंगे कि कितना कायदे का थके हैं। इसके आगे हमको उतनी दूर अभी और चलना है जितना दूर हम आए हैं। तो यहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत क्राउड है। यहाँ एक मंदिर है, एक वीरा करके, अधिकतर श्रद्धालु उसे मंदिर के हैं। हमारे जैसे बहुत ही कम होंगे जो सिर्फ हिस्टोरिकल केव देखने आए हैं। बहुत टफ है यहाँ आना। हमें लगा आएंगे अपना घूम टहल के जाएंगे, लेकिन इसको बहुत टफ रास्ता माना जाएगा। ये छोटू अपना निकल जा रहा है लेकर। मज़ा, हार्ड वर्किंग होते हैं भाई ये लोग, रोज़ 25 बार बढ़ते जाते हैं। अभी तक चल रहे हैं भाग मिल्खा टाइटल सॉन्ग सुन सुन के खुद को एनकरेज कर रहे हैं, और हमें काफ़ी दूर जाना है। देखिए मेरी आशंका बिल्कुल सही साबित हुई। कारले गुफा जाने के लिए लोगों का बहुत कम है जुड़ाव झुकाव, और ये जो एक वीरा जो देवस्थल की बात हम कर रहे थे, वहाँ जाने के लिए यहाँ लाइनें लगी हुई हैं, कितनी लंबी लाइन लगी है। लेकिन अपन को क्या, अपन को तो कारले जाना है। ये सामने आपको कारले की गुफाएं दिख रही हैं दूर से। यहाँ दूर से आप इसका विहंगम दृश्य ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये बना दिया गया है एक वीरा माउली, वीरा मंदिर का जो ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, मुझे लगता है कि यह कारले गुफा के लिए बड़ा ही नुकसान करने वाला है, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा यहाँ हो गई है। और लोग, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ऐतिहासिक पुरास्थल की बात आती है तो हम भारतीय उसको हानि पहुंचाने के बहुत सारे
अनचाहे तरीके ढूंढ लेते हैं, यानी कि हम जानबूझ के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है यहाँ पर मंदिर निर्माण कर देने की बाद में। ऐतिहासिक पुरास्थल है ये। यहाँ सामने आप देखिए, जो स्तंभ की बात हम करते हैं आपको जब पढ़ाते हैं हम, इसके 2 स्तंभ थे। दाहिने तरफ वाला स्तंभ खंडित हो गया है, दाहिने तरफ वाला स्तंभ उस तरफ था, ये बाएं तरफ वाला स्तंभ खंडित हो गया है, दाहिने तरफ वाला स्तंभ भी बचा हुआ है। यह उसका पूरा विहंगम दृश्य है। यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन बगल में मंदिर बनवा के पूरा बेकार कर दिया गया है यहाँ। खैर क्या ही कर सकते हैं, लोक आस्था। ऊपर सामने आपको सिंह की आकृतियाँ दिख रही हैं, उसके नीचे उसका पशु बैठने का जो अंड है, शीर्ष स्थान है बना हुआ, उसके नीचे औधा का पद्मकोश जिसकी बात हम करते हैं। अशोक के जो स्तंभ बने हुए हैं, उन अशोक के स्तंभों में इस प्रकार के पद्मकोश का निर्माण किया गया था पहले, उसी की कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसकी खूबसूरती के सामने इसका जो स्थापत्य है वह फीका पड़ जाता है। और नीचे जो इसके स्तंभ का मुख्य यष्टि वाला भाग है, देख सकते हैं आप सामने, यष्टि वाला हिस्सा जो है उसमें कई सारे कोण बने हुए हैं, वो स्फेरिकल नहीं है। बाकी चीज़ें भी अंदर चल के देखते हैं, बाकी गर्मी की हालत ख़राब है, देखते हैं। स्तंभ नीचे से आप देख सकते हैं, अपने मूल स्वरूप में यह लगभग 50 फीट के आसपास ऊंचाई वाला था, लेकिन वर्तमान समय में करीब 35 से 40 फीट के आसपास का ही अवशेष बचा है। बाकी को बेस बना के उसे ढक दिया गया है। और जैसे ही हम गुफा में प्रवेश करते हैं, गुफा में प्रवेश करते ही आपको बहुत ही भव्य स्थापत्य के साथ साथ सौंदर्यपूर्ण वास्तु के दर्शन होते हैं। यहाँ आप देखें कि 3 ध्यानी बुद्धों को दर्शाया गया है, बैठाया गया है हाथियों के ऊपर। हाथी बनी हुई हैं, 3 हाथियाँ हैं और 3 हाथियों के ऊपर 3 बुद्धों को दर्शाया गया है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं मिथुन दंपत्ति को दर्शाया गया है, लगातार कंटिन्यू दर्शाया गया है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और जो चैत्य गवाक्ष की बात हम लोग करते हैं, ये सामने इतने बड़े चैत्य गवाक्ष की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इतना बड़ा आकार है। और ये सामने यहाँ पर देखेंगे आप जो है मिथुन युगल खड़े हुए हैं वहाँ, ये सामने आप देख सकते हैं। आदम काय इनका शरीर है, बिल्कुल जैसे हम लोग हैं उसी प्रकार का इनका आकार प्रकार है। ये मैंने बताया था पढ़ाते समय कि दाहिने और बाएं तरफ से 2 छोटे छोटे दरवाजे हैं, प्रवेश द्वार हैं। ये प्रवेश द्वार दाहिने तरफ वाला है और इसके बगल में यहाँ पर मिथुन दंपत्ति दिख रहे हैं, पगड़ी धारण किया हुआ मिथुन है। और इसको देखकर आपको यक्षों की याद आ सकती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इनके वस्त्र परिधान को देख लो, इनके हाव भाव डील डौल, शरीर को थोड़ा सा उसको सुकोमल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बाकी तो काया वही है। उसके बगल में आपको यहाँ पर बोधिसत्व को दर्शाया गया है। बोधिसत्व के बगल में यहाँ फिर से मिथुन दंपत्ति को दर्शाया गया है नृत्य करते हुए। खासकर स्त्री नृत्य कर रही है, पुरुष तो नहीं नृत्य कर रहा है। पुरुष कुछ हाथ में पकड़ कर खड़ा है, कुछ लिया हुआ है। तो यहाँ ऊपर ध्यानी बुद्धों को दर्शाया गया है। और फिर इसके ऊपर यहाँ आपको मुख्य प्रवेश द्वार मिलता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाएं तरफ भी आपको वही मूर्ति शिल्प दिखाई पड़ता है दोबारा से, जो आपको वहाँ दिख रहा था। ये देख सकते हैं आप, सुविकसित पूर्ण विकसित मानव शरीर का अंकन यहाँ किया गया। चाहे स्त्री शरीर की बात करें, चाहे पुरुष शरीर की बात करें, दोनों के शरीर को बहुत ही कलात्मक तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक मिथुन दंपत्ति, हमें लग रहा है शादी वादी करके ये लोग खड़े हैं। तो जिस प्रकार से वो लोग विवाह अपना संपन्न कराते हैं, तो यहाँ भी मिथुन दंपत्ति आपको दिख रहे हैं। वहाँ ऊपर भी आपको ढेर सारे मिथुन युगल दिखाई पड़ेंगे। मिथुन युगलों से भरा पड़ा है ये। और फिर से वही 3 हाथियों को दर्शाने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ 2 हाथियों के ऊपर, एक पर बोधिसत्व को दर्शाया गया, एक पर महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। और तीसरी हाथी जो है वह सादी है, वहाँ पर कुछ नहीं दर्शाया गया है। सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप मिथुन युगल यहाँ भी लालित्यमय मुद्रा में खड़े हैं। तो ये बिल्कुल द्वार से हम प्रवेश करने जा रहे हैं अंदर। यहाँ सामने देख रहे हैं मिथुन युगल खड़े हैं। अरे वो पत्थर वाले भाई, इंसान वाले नहीं, ये भी इधर मिथुन युगल हैं। तो दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर यहाँ मिथुन युगलों को दर्शाया गया है। और उसके बाद हम यहाँ से
चैत्यगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये है हमारा भव्य चैत्यगृह। मतलब देख कर ही इतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो खूबसूरती यहाँ पर आपको दिखेगी वह खूबसूरती आपको अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकती है, किसी किताब में ना किसी वीडियो में। क्योंकि लोगों ने इतना अच्छे से इसको स्टोर किया नहीं है, मुझे लग रहा है। मैं खुद ही चमत्कृत हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं। और जो 35 स्तंभों की माला है, बार बार आप लोगों को कहता हूँ, 15 इस तरफ 15 इस तरफ और 7 पीछे, उन स्तंभों की मालाओं के ऊपर जो धन्नियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर मिथुन युगलों को इतना खूबसूरती से दर्शाया गया है कि अद्भुत है। देख सकते हैं आप, हाथियाँ हैं, हाथियों के ऊपर दो दो करके मिथुन युगल बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक ही है शायद, एक तरफ दो है, एक तरफ एक ही है, तो हमारी तरह होंगे लेकिन स्त्री अकेले है, उसके बगल में पुरुष बैठा हुआ था, इस समय वह नष्ट प्राय हो गया है। भाई थे वहाँ, पास आउट हो गए, बाकी थे वहाँ उनके साथी। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार और ऊपर आप देख रहे हैं कि जो ये धन्नियाँ बनाई गई हैं, जो पूरे के पूरे भार को संभाले हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो इस प्रकार से इनका निर्माण किया गया है। वह सिर्फ निर्माण किया गया है और वर्तमान समय में यहाँ काष्ठ यानी कि लकड़ी काष्ठ राशि को यहाँ पर दिखाया गया है। ये बाद का निर्माण है। अशोक के समय और अशोक के बाद जो स्थापत्य विकसित हुआ, वहाँ पर कहीं पर भी काष्ठ राशि का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार के धार्मिक स्थलों पे पाटलिपुत्र पटना में किया गया है। पाटलिपुत्र का किलाबंदी जो हुआ है उसमें काष्ठ शिल्प था, लेकिन यहाँ पर पाषाण खंड लगे हुए थे, उनको तराश के निकाला गया था। कालांतर में पाषाण खंड टूट गए, तो उसके रिनोवेशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर काष्ठ की इन लकड़ियों का प्रयोग किया गया। बाद की रचना है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उसको मेंटेन किया गया। ये सामने इसका मुख्य द्वार के ऊपर का जो झरोखा है, बहुत ही भव्य मालूम पड़ता है। रोशनी और वायु के लिए बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई थी उस समय, ऐसा हमें लगता है। सामने आपको स्तूप दिख रहा है जो चैत्य के बिल्कुल बीचों बीच में है, पीछे की साइड। ये सामने आपको अंड दिख रहा है, मेधी दिख रहा है, और यह त्रिमेधी प्रकार के स्तूप को यहाँ दर्शाया गया है, क्योंकि नीचे की जो मेधी की महावेदिका रही होगी या जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा था, वो नीचे आपको दिख रहा है, और उसके बीच में आपको एक वेदिका दिख रही है, और फिर ऊपर एक वेदिका आपको दिख रही है हर्मिका के पास। तो इस प्रकार से यह त्रिमेधी प्रकार के स्तूप को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। उसका डमी यहाँ बनाया गया है, और अपने में ही यह एक स्वतंत्र स्तूप की तरह है, क्योंकि धमेक स्तूप की अगर हम बात करें तो धमेक स्तूप लगभग इसी प्रकार का है जो बनाया गया है बनारस के वाराणसी के पास में सारनाथ में। लगभग वही आकार प्रकार है, थोड़ा सा ऊंचाई उसकी ज़्यादा है, बस बाकी चौड़ाई लगभग वही है। तो कार्ले के चैत्यगृह की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अब, और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो दाहिने तरफ, जैसे ही कार्ले के मुख्य द्वार, ये सामने मुख्य द्वार है, यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दाहिने तरफ इसके आप देखेंगे शिल्पांकन बहुत ही खूबसूरत किया गया है। यहाँ सामने आपको मिथुन दंपत्ति दिख रहे हैं, ये बगल में आपको बोधिसत्व दिख रहे हैं, वहाँ सामने, और बोधिसत्व यहाँ पर पद्मपाणि है, वहाँ सामने आपको फिर से मिथुन दंपत्ति दिख रहे हैं, ऊपर फिर से बुद्ध बैठे हुए हैं, और यहाँ फिर सामने आपको 3 बुद्धों को बैठे दर्शाया गया है, 3 हाथियों को। हाथियों की सूंड जो है वह खंडित हो गई है, लेकिन वहाँ पर आपको 3 ध्यानी बुद्धों को बैठा दिखाया गया है। ऊपर आप देख रहे हैं तो आपको ऊपर भी मिथुन दंपत्ति को बड़े ही लालित्यमय योजना के साथ दर्शाने की कोशिश की गई है। इसको हम जूम करके दिखाते हैं। दंपत्ति के बीच में कबूतर क्या कर रहा है भाई? हाँ, तो वहाँ पर एक दंपत्ति को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दोनों नृत्य कर रहे हैं, स्त्री पुरुष, और एक जगह उनको खड़े दिखाया गया है। ये दाहिने तरफ की ललित योजना है। ऊपर आपको बहुत सारी चैत्य गवाक्षों के प्रतिबिंब आपको बने हुए दिखाई देते हैं। ये ऊपर का जो वातायन बनाया गया है ये बहुत ही खूबसूरत प्रकार का है।
ये बीच में जो जाली लगी हुई है ये बाद का निर्माण है, उसके पहले वो पूरा ओपन था। और ये सामने ऊपर मधुमक्खी के छत्ते क्या कर रहे हैं वहाँ, लेकिन करने तो जो कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। और मैंने बताया था क्लासरूम में 3rd ईयर के कि सामने जब आप देखेंगे तो उसके दाहिने तरफ एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ है और बाएं तरफ भी एक छोटा दरवाज़ा बना हुआ है। ये दरवाजे बनाए गए थे परिक्रमा करने के लिए। अभी अंदर चल के आपको दिखाएंगे, अभी अंदर हम गए नहीं हैं, तो अंदर जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि परिक्रमा करने का स्थान अलग से है। देखिए जैसे यहाँ पर ये अच्छा कोई खड़ा है वहाँ पे, तो परिक्रमा करने का स्थान वहाँ से दाहिने से बाएं की तरफ है, बाएं से दाहिने की तरफ है, और बीच में आपका मेन जो नेव है वो बना हुआ दिखाया जाएगा। तो चल के अंदर ही बात करते हैं। ये सामने भी आपको मिथुन दंपत्ति यहाँ दिख रहे हैं, बड़े ही प्रेम की मुद्रा में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कंधे पे कंधा रख के, कंधे पे हाथ रख के एक दूसरे के। और जब आप गुफा इस जो है चैत्य गृह के बाहर निकलेंगे तो आपको बाएं तरफ ये शिल्पांकन दिखाई पड़ता है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक दंपत्ति को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर बुद्ध को आसन मुद्रा में, अभय मुद्रा में दर्शाया गया है। इनकी दोनों तरफ अनुचर भी लगे हुए हैं। नीचे भी बहुत सारे नागी लगे हुए हैं, उनकी सेवा में, शुश्रूषा में स्तंभ की पूजा कर रहे हैं। यहाँ सामने देख सकते हैं आप, स्तंभ की पूजा करते हुए इनको दिखाया गया है। उसके बगल में एक और आपको मिथुन दंपत्ति यहाँ दिखाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल जो पुरुष है उसने स्त्री के कंधे पर हाथ रखा है और स्त्री ने पुरुष के कंधे पर हाथ रखा है। सॉरी, दिखा नहीं रहे थे हम। तो ये आपको यहाँ पर पगड़ी पहने हुए दिखाए जा रहे हैं। चूँकि इस चैत्यगृह का जो निर्माण हुआ है वो 2nd सेंचुरी BC में इसका निर्माण शुरू हुआ है और 1st सेंचुरी BC के आसपास इसका निर्माण समाप्त हुआ है। तो शुंगकालीन जब मूर्तियाँ हम आपको पढ़ाते हैं तो वहाँ पर इस पगड़ी की चर्चा हम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये पगड़ी हमको शुंगकाल में ही जाकर प्राप्त होती है बड़ी मात्रा में। और इनको देखकर आपको यक्षों की भी याद आ सकती है, क्योंकि इनका जो डील डाल शरीर, एकदम लंबा चौड़ा इनका शरीर जो दिखाया गया है वो यक्षों से प्रेरित लगता है। यक्षों को थोड़ा सा क्रूर मुद्रा में दर्शाया जाने का एक हमारे यहाँ रिवाज रहा है प्राचीन काल में, लेकिन इनको बहुत ही सौम्य मुद्रा में दिखाया गया है, क्योंकि भाई ये प्रेमी है। तो प्रेमी को सौम्य होना बहुत पहली अनिवार्यता है, आवश्यकता है। यहाँ सामने आपको दिखेगा कि 3 हाथियों को इस तरफ भी दर्शाया गया है, और 3 हाथियों के ऊपर बुद्धों को बैठाने की जो परंपरा उस तरफ आपको दिखी थी यहाँ भी दिखती है, लेकिन तीसरे बुद्ध यहाँ पर अदृश्य हैं। 2 ही बुद्ध दिखाए गए हैं, तीसरे हाथी के ऊपर कुछ नहीं है। वहाँ पर एक वेदिका का डमी रूप दिखाया गया है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं दूसरे मिथुन युगल खड़े हैं। इसमें थोड़ा सा अलगाव दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। शायद लग रहा है कि एक दूसरे से दोनों गुस्सा है, ऐसा कुछ मामला प्रतीत होता है, क्योंकि जो स्त्री है वह पुरुष के हाथ से अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है। तो ऐसे ही जो है इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में। शायद वही प्रकार का दृश्यांकन यहाँ पर किया गया है। पुरुष बेचारा अपना बायां हाथ उनके कंधे पर रखा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और जो उनकी प्रेयसी हैं, उनकी पत्नी हैं, किसी बात से नाराज़ होंगी, कुछ किए होंगे। हो सकता है समय से घर वापस नहीं आए होंगे, या फिर हो सकता है किसी और के साथ देख लिया होगा उनको। तो वही वाला सब सीन है। तो वो अपने दाहिने हाथ से उनके हाथ को अपने से कंधे से हटाने की कोशिश कर रही हैं। और देखिए उनके सर को बड़े ध्यान से देखिए, वो आपको दिख रहा है कि एकदम से वो भागना चाह रही हैं, छुड़ा के भागना चाह रही हैं कि छोड़ो हमको, जाने दो हमें। तो इस प्रकार की मुद्रा में उनको दर्शाया गया है। उनका पैर भी बहुत कुछ कह रहा है, उनका पैर भी उनसे दूर होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ एक पूरा का पूरा फिल्म बन गई इनके ऊपर। तो खैर, वहाँ ऊपर मिथुन युगल आपको दिखाई पड़ेंगे, और एक और मिथुन युगल आपको दिख रहे हैं वहाँ पर कबूतर के रूप में बैठे हैं वो लोग। क्या कर रहे हो भाई वहाँ? चलो खैर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, हाँ, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि बाएं साइड में यहाँ फिर से एक छोटे प्रवेश द्वार को बनाया गया है, ये सामने से। अभी हम जब चैत्यगृह के अंदर चलेंगे तब आपको हम अच्छे से दिखा पाएंगे। चैत्यगृह के अंदर चलते हैं हम। ये चैत्य का प्रमुख जो द्वार है, प्रमुख दरवाज़ा है, प्रमुख जो प्रवेश द्वार है वह ये है। तो यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे।
महात्मा बुद्ध इन सब चीज़ों को मना करते थे। यहाँ फूल माला लेकर आए हैं, हालांकि यहाँ के लिए नहीं लाए हैं, वो लाए हैं अपने बगल वाले मंदिर के। एक वीरा करके जो मंदिर है वो सामने दिख रहा है आपको, बाद का निर्माण है, उसकी वजह से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी है, और पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। यहाँ आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से इसको दर्शाने की बात की गई है, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल। तो यहाँ सामने आपको दिखेगा ये जो स्तंभों की पंक्तियाँ हैं, मैंने बताया था कि 15-15 स्तंभ, 15 उस तरफ हैं ये सामने, और 15 स्तंभ इस तरफ से सामने हैं। तो 15-15 स्तंभ दोनों तरफ दाएं बाएं आपको बने दिखेंगे, और सामने आपको विशाल चैत्य दिख रहा है, वहाँ सामने दिख रहा है आपको, तो विशाल चैत्य आपको दिख रहा है। और यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात हमको दिखाई पड़ी, उसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में बहुत सारे अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये सामने यहाँ पर जो अलंकरण मिलता है वो बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि ऐसा अलंकरण कहीं और नहीं है, किसी और स्तंभ पर नहीं है। तो 1 2 3 4 5 पाँचवें स्तंभ पर आपको ये अलंकरण प्राप्त होता है। यहाँ भी सामने आपको ब्राह्मी लिपि में आपके अभिलेख मिल रहे हैं, और जितने भी स्तंभ हैं इन सब के ऊपर मिथुन दंपतियों को बैठे हुए दर्शाया गया है। मिथुन दंपति यहाँ बैठे दिखाए गए हैं, सारे के सारे ऊपर आप देख रहे हैं। ये सामने 2-2 मिथुन दंपति बैठे हैं 2-2 हाथियों पर, 2-2 हाथियों को दर्शाया गया। हर एक स्तंभ पे 2-2 हाथियों को बैठा दिखाया गया है, और उन पर मिथुन दंपति को बैठा दिखाया गया है। और यहाँ सामने आप, अरे ये क्या हुआ, यहाँ तो एक ही है, एक स्त्री बेचारी अकेले बैठे, सिंगल स्टेटस है उसका, शायद हमारे वाली स्त्री की है, लेकिन फिर भी उसके बगल में पुरुष बैठा हुआ था, वहाँ हम देख सकते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, उसके बगल में पुरुष बैठा हुआ था। काल के गाल में वह समा गया बेचारा, वो जो काल कवलित हो गया, 5 डबे हो गया, तो इसलिए वो अकेले दिख रही हैं इस समय। बाकी सारे के सारे स्तंभों पे आपको इस प्रकार के मिथुन युगलों की जो पंक्तियां हैं वह दिखाई पड़ रही हैं, लगातार दिखाई पड़ रही हैं। और यहाँ पर भी आपको एक नया अलंकरण दिखाई पड़ता है, स्तूप का एक जो है डमी यहाँ पर बनाया गया है। और जो बाहर आपको स्तंभ दिख रहा था, जो मैंने बताया था कि 50 फीट के आसपास उसकी लंबाई थी, वर्तमान समय में कम रह गई है, उसका एक डमी बना के यहाँ पर शिल्पांकित किया गया है, उसको उत्कीर्ण किया गया है। और यह इसी पाषाण खंड से ही बनाया गया है, मतलब एक आसमक ही है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, ऊपर भी कोई जोड़ नहीं है। ये पूरी जो गुफा है, इस गुफा को काट कर एक दूसरे से मिलाते हुए इसको बनाया गया है। इसमें बिल्कुल एकात्मक तरीके से इसको बनाया गया, मोनोलिथिक तरीके से बनाया गया है। इसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं है, कहीं पर भी कोई जुड़ाव नहीं है। तो 15-15 जो स्तंभ हैं उनकी पंक्तियों के बाद आपको यहाँ पीछे एक भव्य स्तूप दिखाई पड़ेगा। और यह स्तूप बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह है तो डमी, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको त्रिमेधी प्रकार के स्तूप के डमी के रूप में दर्शाया गया है। त्रिमेधी प्रकार का स्तूप वही है जो आपको सांची में हमने दिखाया था। तो सांची में आपने देखा था कि नीचे एक जो इसकी वेदिका बनी हुई है, वेदिका को नीचे दर्शाया जा रहा है, आप यहाँ नीचे सामने देख सकते हैं। उसके ऊपर फिर दूसरी मेधी, वेदिका के ऊपर जो मेधी के ऊपर आप जब ऊपर सीढ़ियों का प्रावधान करके वहाँ पर बनाया गया था सांची में, तो वहाँ दूसरी मेधी बनाई जा रही है और तीसरी मेधी आपके ऊपर हर्मिका के पास बनाई जा रही है। और हर्मिका को बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ तराशा गया है, जो किसी मुख्य स्तूप से कम नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया बनाया गया है। और उसके ऊपर जो सछत्र यष्टि की बात की गई थी, जो सछत्र यष्टि का प्रावधान किया गया था, वह नष्ट प्राय हो गया था। तो उसकी जगह पर उन्होंने क्या किया है कि भारत सरकार ने वहाँ पर एक डमी जो है काष्ठ राशि की बनाकर वहाँ बैठाया गया है, वो सामने देख सकते हैं। और रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस के लिए और भी काम किए गए हैं। जैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सब काष्ठ राशि का बनाया गया है। काष्ठ देखिए यहाँ से जो वातायन का प्रावधान किस प्रकार से किया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो वो जो डमी बनाया गया है यहाँ पर, लकड़ी का जो निर्माण किया गया है, वह पाषाण खंड की जगह निर्माण किया गया है। क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पर पाषाण खंड उभरे हुए थे, वो टूट गए, नष्ट प्राय हो गए कालांतर में, तो उसकी जगह पर इन्होंने लकड़ी का एक बना के बैठा दिया है, ताकि उसका जो मूल स्वरूप था वह उसी प्रकार से हमको दिखाई पड़े। और यहाँ जो मैंने बताया था कि आप जैसे ही, जब भी मैंने आपको बाहर बताया था जब प्रवेश कर रहे थे, कि वहाँ से प्रवेश द्वार बगल बगल में रहेगा परिक्रमा करने के लिए, तो वो सामने से आप देखेंगे दाहिना प्रवेश द्वार है, उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। जब बौद्ध भिक्षु यहाँ निवास करते थे तब उनका काम था। तो वहाँ से ऐसे आते हुए परिक्रमा करते थे, मुख्य मंडप में प्रवेश किए बिना, नेब में प्रवेश किए बिना उसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। पीछे पीछे आप जाएंगे, एकदम से आप किनारे किनारे से निकल जाएंगे।
यहाँ पीछे से निकल जाएंगे आप, बैरिकेड किया गया है इसको। स्तंभों की पंक्तियाँ हैं, 15-15 स्तंभ दोनों तरफ है, और जो बाकी पीछे 7 स्तंभ हैं वो सादे हैं। सादगी से परिपूर्ण हैं वो कि नहीं है, उसको देखने जाना पड़ेगा। थोड़ा सा एक नियम तोड़ना पड़ेगा क्या, कि नॉर्मली तो अलाउ करेंगे नहीं, लेकिन नहीं करेंगे। हमने चुपके से पीछे आने की कोशिश की है, हालांकि कोई मैं नुकसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रूल का वायलेशन है। तो स्तंभ के पीछे वाले हिस्से को आप देखेंगे बिल्कुल सादा है। इसकी सादगी देखने के लिए हम आए थे, बस कि सादगी है कि नहीं उसमें, क्योंकि आगे से बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा था कि बिल्कुल स्तंभ सादे हैं। और पीछे स्तूप का आप पार्ट देख सकते हैं, यहाँ सामने ये गलियारा है, यहाँ से कॉरिडोर प्रदक्षिणा पथ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में। तो ये जब यहाँ से निकल के बाहर हम आए हैं, चैत्यगृह से जब बाहर निकले हैं, तो अंदर से ही पहले रास्ता बना हुआ था। वहाँ सामने आप देख सकते हैं, वहाँ वहाँ सामने आप देख सकते हैं दाहिने साइड से छोटे से दरवाज़ा बना हुआ दिख रहा है, वहीं से बिहारों में जाने का रास्ता था, वो सामने से आप देख रहे हैं। ये इस तरफ पूरे बिहार बने हुए हैं। ये चैत्यगृह था, यहाँ पे एक चैत्य है, और ये जो स्तंभ है वो चैत्य के सामने ही है। और यहाँ सामने उसके दाहिने तरफ बिल्कुल जाने का वहाँ रास्ता बना हुआ है बिहार का, लेकिन अब अंदर से उसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो हम बाहर से चल रहे हैं, जाके बाहर से फिर अंदर एंट्री करेंगे। ये देखो, सब उधर का ही रास्ता है, वो सामने से ही रास्ता बना हुआ था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। उसके आगे आप इधर से आएंगे। ये सामने ये शिलाश्रय पहले बिल्कुल सादगी के रूप में था मौर्य काल में, उसके बाद लेकिन कालांतर में यहाँ पर कोठरियाँ तराशी गईं 2nd सेंचुरी BC के आसपास। यहाँ सामने से प्राचीन काल में उधर चैत्य से इस विहार को जोड़ा गया था। सामने से प्रवेश करके इधर से आकर भिक्षु लोग जो है अपनी अपनी गुफाओं में जाते थे शयन करने के लिए, आराम करने के लिए। और ये पूरी तरह से जो इस समय आपको इतना कम स्पेस दिख रहा है, इसलिए कम स्पेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊपर मिट्टी जमा हो गई काफ़ी कुछ। इसके नीचे भी चीज़ें थीं, कंकड़ पत्थर मिट्टी जमा होके उन्होंने इसके स्पेस को थोड़ा सा कम कर दिया है। बाकी काफ़ी स्पेस अभी भी है, आराम से यहाँ खड़े होकर आप देख सकते हैं, वो लोग खड़े हैं आराम से, उसके ऊपर भी जगह है। यहाँ पर एक अलंकरण किया गया है छोटा सा, और अलंकरण करने के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कोठरियों को, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे वो कैसे रहते थे। यहाँ सामने आपको दिखेगा। तो यहाँ से हम आए हैं, तो इधर से हम गुजरेंगे और सामने आपको दिखेगा कोठरी यहाँ पर बनी हुई है। 1 2 3 4 4 कोठरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। इन चारों कोठरियों में भिक्षु लोग रहते थे। इसके अंदर का दृश्य आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वो अंदर से ब्लॉक कर दिया गया है। बहुत छोटे छोटे कोठरियाँ हैं और यहाँ सामने आपको मूर्ति भी दिखेगी महात्मा बुद्ध की। बुद्ध को यहाँ बैठा दर्शाया गया है। उनकी दोनों तरफ उपासक उपासिकाएँ हैं। बोधिसत्व को भी दर्शाया जाने की बात हमको समझ में आ रही है। काफ़ी हद तक चीज़ें मिट गई हैं, लेकिन अभी काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। सामने दिख रहा है आपको ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए 2 मंजिला इसको बनाया गया है। ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियों का प्रावधान किया गया था। सामने से जगह जगह स्पेस किया गया ताकि प्रकाश ठीक से मिलता रहे। हम ऊपर फ्लोर पे आ गए। यहाँ पर कोठरियाँ बनाई गई हैं। इधर कोठरी है, इस तरफ भी कोठरी है। भिक्षुओं के रहने की जगह है थी पूरी, चारों तरफ कोठरियाँ ही बनाई गई हैं। इधर देखिए भाई लोग ने बौद्ध भिक्षुओं के स्थान को भी नहीं छोड़ा है, बख्शा है। यहाँ सामने आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इसको मिटाने की कोशिश की गई है। करण लफ्स मोहिनी नहीं, करण लफ्स पूनम, मोहिनी दूसरे वाले में लिखा हुआ था। वहाँ पंकज मोहिनी लिखा। देखिए वहाँ कोठरी के अंदर आप देख सकते हैं बगल में
कोठरी में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ उनके लेटने के लिए, सोने के लिए बिस्तर बनाया गया है। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो आपको रैक दिखेगा, वो कि रैक है, लेकिन रैक नहीं है, वो बिस्तर है उनके लिए। स्पेस कम है, आराम से एक लोग सो सकते हैं वहाँ पे। यानी कि उन्होंने इसका ध्यान रखा है कि बेड के अलावा भी कमरे में स्थान बचना चाहिए जहाँ पर भी अपना ध्यान कर सके। देखिए इस वाली कोठरी में भी आपको वही दिखेगा, और इन जितनी कोठरियाँ हैं सब में आपको वही दिखेगा। यहाँ सामने सीढ़ी का प्रावधान किया गया है। ये सामने यहाँ पर कोठरी ज़्यादा छोटी है, बेचारा शायद कोई कम महत्व का भिक्षु रहता होगा यहाँ सामने। ये बिल्कुल सामने ही इसको बना दिया गया है, छोटी कोठरी है ये। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि इधर भी कोठरियाँ बनी हुई हैं, छोटी कोठरियाँ हैं। विहारों के रूप में इनका इस्तेमाल होता था प्राचीन काल में, लेकिन अब इस समय इसको ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरह से। उसका कारण है कि यहाँ पीछे इतना बड़ा एक मंदिर है, एक वीरा अभी जो बता रहे थे आपको हम, इस मंदिर के लिए यहाँ पर इतना मेंटेनेंस किया गया है सब, तो उसके पर्पस से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। इधर टूरिस्ट्स नहीं आने पाते हैं। ये तो हमने अपना पहचान बता के अंदर एंट्री ले लिया, लेकिन यहाँ से विहंगम दृश्य अगर आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जान पड़ेगा। वो सामने जो दिख रहा है एक लाल बिल्डिंग, उसी होटल में हम रुके हुए हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में जो हालत ख़राब हुई है भाई, ये सामने देखिए यार, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है पूरा। चारों तरफ से बस पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। और जो हम भाजा चलेंगे, अभी तो हम कारले में हैं, जो भाजा चलेंगे वो उस तरफ सामने दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ से दिखेगा नहीं, काफ़ी दूर है यहाँ से, करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें दोनों के हाथ बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो खंडित नहीं है। हालांकि स्त्री का एक हाथ खंडित है। तो अच्छी बात यहाँ यह दिख रही है हमको कि जो स्त्री है उसके हाथ में, यहाँ आप देख सकते हैं चूड़ियाँ भरी हुई हैं दाहिने हाथ में, और ऊपर उसने कड़े भी पहन रखे हैं, कंगन भी पहन रखे हैं, ब्रेसलेट भी पहन रखे हैं उसने। और इधर आप पुरुष को देखिए तो उसके हाथों में, जैसे आज की डेट में जो छपरी टाइप के लड़के होते हैं, अपने हाथों में कुछ पहनते हैं, वो रुद्राक्ष वगैरह सब इकट्ठा करके, उसमें बीड्स होती हैं ढेर सारी, और जो वो बीड्स और रुद्राक्ष नहीं पाते हैं तो वो लपेट लेते हैं, कुछ भी ऐसे ही धागे का बना हुआ कुछ लपेट लेते हैं। तो वो आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है कि इसने हाथ में जो पहना हुआ है उसमें कई सारी बीड्स लगी हुई हैं। एक तो बिल्कुल सिंगल कंगन की तरह है, जो 3 दिख रहे हैं आपको, 3 सिंगल कंगन की तरह है, बिल्कुल साफ़ सुथरे सीधे से एकदम सपाट में हैं, यानी कि उसमें बीड्स नहीं लगी हुई हैं। और 2 उसमें ऐसी लड़ियाँ हैं जिसमें बीड्स लगी हुई हैं। तो यह जो फैशन है वह आज का नहीं है, हमारा कहने का बस इतना तात्पर्य है। और शुंग काल में आप देखेंगे लगातार कि स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों आभूषण प्रिय आपको दिखाई पड़ते हैं। आप चाहें तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे पुरुष के हाथों में सेम वही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एकदम आप सामने देखिए, और स्त्री के हाथों में भी चूड़ियाँ भरी पड़ी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इनको, जो मिथुन युगल में स्त्री हैं, इनको उन्मत्त और मादक मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि थोड़ा सा मस्ती वाले मूड में लग रही हैं। ये देखने से इनको यही प्रतीत हो रहा है। इनके खड़े होने की शैली देखिए, खड़ी हैं बिल्कुल अंगड़ाई लेती हुई, पीछे हाथ ले जाकर, एक हाथ अपने उस समय की भाषा में कहे तो बॉयफ्रेंड के कंधे पे रखा है इन्होंने बायां हाथ, और दाहिना हाथ अंगड़ाई लेते हुए पीछे की तरफ ले गई हैं। और इनके माथे पर देखिए, माथे पर बिल्कुल अलंकरण आपको साफ दिखेगा। नीचे आप ग्रेवियर देखेंगे जो दोनों स्तनों के बीच से लटकता हुआ नीचे आपको दिखाई पड़ेगा। और इनका जो नीचे अधोवस्त्र देखेंगे आप तो धोती की तरह ही पहना हुआ दिखाई देगा, और दोनों के अधोवस्त्र लगभग एक प्रकार से पहनाए गए हैं। बस अंतर इतना है कि इनकी जो मेखला है, कमर पेटी है, उसको चौड़ा दिखाया गया है, और पुरुष जो है इनका प्रेमी, उनका जो कमर पेटी है वो आजकल जो हम लोग बेल्ट पहनते हैं उस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। मैं निकल गया था इस चैत्यगृह से, तो मुझे अचानक से याद आया कि कुछ विशेष चीज़ें हमने देखी, तो शायद उसे डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं वापस लौट के आया। यहाँ स्त्री के पैर में देखेंगे आप तो
कड़े पहन रखे हैं इसने अपने पैरों में, ये सामने देखिए आप, इसने कड़े पहन रखे हैं। पुरुष के पैरों को सादा दिखाया गया है, यहाँ भी पुरुष के पैरों को सादा दिखाया गया है। इन्होंने कुछ कड़े नहीं पहने यहाँ पर, बस उन्होंने धोती धारण किया हुआ है। यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ पर भी स्त्री को कड़े पहने दिखाया गया है, लेकिन पुरुष को पैरों में कुछ नहीं पहने दिखाया गया है। अब पुरुषों को जो अंकित किया गया है उसमें एक चीज़ जो कॉमन हमको दिख रही है सारे मिथुन युगलों में, कि उनको अपने उत्तरीय यानी वस्त्र का जो है एक किनारा, एक हिस्सा हाथ में लिए हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं इनकी पगड़ी लगभग एक प्रकार की है, और वो पगड़ी लगभग आपको सारे के सारे मिथुन युगलों के पुरुषों की आकृतियों में मिल रही है। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं कि हाँ, इनकी जो चुन्नट है वो बड़ा ही विशेष प्रकार से दिखाने की कोशिश की गई है, जो बाकी आकृतियों से इनको अलग स्वरूप प्रदान करती है। स्त्री की जो चुन्नट है, यहाँ आप देखेंगे तो स्त्री को नृत्य कर रत मुद्रा में दिखाया गया, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, लेकिन हम आपको दोबारा क्यों दिखा रहे हैं। इनके पेट पर देखिए कि एक विशेष प्रकार का अलंकरण है, एक विशेष प्रकार का अंकन है। शायद इनको वस्त्र के साथ दर्शाने की कोशिश की थी शिल्पकार ने। यहाँ पर 5 आकृतियों वाला एक विशेष प्रकार का आभूषण दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सबसे गोल आकृति जो बीच में है बिल्कुल पेट में है, बिल्कुल स्तनों के नीचे, ठीक स्तनों के नीचे, और बाकी की 4 आकृतियाँ 2 ऊपर 2 नीचे करके दिखाई गई हैं। मैं थोड़ा इसको खोजने की कोशिश करूँगा कि ये क्यों ऐसा अलग प्रकार से इसको बनाया जा रहा है। बुद्ध यहाँ पर खड़े हैं, बोधिसत्व हैं, बुद्ध नहीं। और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है पुरुष ने अपने हाथों में कुछ धारण कर रखा है, और स्त्री के यहाँ पर हाथ बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको दिखाया गया है। यहाँ पे एक हाथ कमर पर है, दूसरा हाथ नीचे लटका हुआ है, लेकिन जो हाथ नीचे लटका हुआ है वहाँ आप देखेंगे कि जो चूड़ियाँ हैं उनका आकार बहुत बड़ा दिखाया जा रहा है। कंगन और चूड़ियाँ अलग अलग नहीं है, सारे के सारे कंगन ही भरे पड़े हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर चूड़ियों का कोई अवशेष हमको दिखाई नहीं दे रहा है, कंगन भरे पड़े हैं। और उसके हाथ के ऊपरी हिस्से में जो हाथ लटका है नीचे, जिसमें चूड़ियाँ भरी हैं, ऊपर उनके उत्तरी का एक हिस्सा उन्होंने लपेट कर अपने हाथ में लिया रखा है। इनके आप हार को देखें, हार बड़ा ही इंटरेस्टिंग है इनका। इसमें 5 लड़ियाँ हैं, 5 लड़ियों वाला हार आपको यहाँ दिख रहा है। और हार के मामले में यहाँ पुरुष ने भी हार धारण किया है, जिसमें 2 लड़ियाँ हैं और 2 बड़ी बीड्स हैं उसमें। तो आभूषण प्रियता उनकी ठीक ठाक थी। यहाँ आपको दिख रहा है सामने स्त्री को फिर से वही उनके चूड़ियों के साथ और उनका जो कंगन है उसके साथ दर्शाया गया है। धूप ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है। हाँ, वहाँ आप देखिए सामने उनके हाथों में चूड़ियाँ भरी हुई हैं, और वो जो बीड्स हम बता रहे थे भी पीछे कि पुरुष ने धारण किया हुआ था, वही बीड्स वाला मनके वाला जो है इन्होंने एक आभूषण धारण किया है, जो चूड़ियों के अलावा है। चूड़ियों के ऊपर आपको एक मोटा कंगन दिख रहा है, लेकिन हथेली की तरफ जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको ये बीड्स दिख रही हैं, जो वहाँ पर पुरुष ने धारण किया हुआ था। और वहाँ पर क्या, यहाँ पर भी पुरुष ने धारण किया हुआ है। हम भूल क्यों जा रहे हैं, ये सामने देखिए जो पुरुष ने धारण किया हुआ है वही बीड्स थोड़ा ज़्यादा मुखर रूप में इनके हाथों में धारण किया हुआ दिखाया गया है। और हाँ, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दाहिने तरफ वाला है, इनके जो चैत्यगृह है, चैत्यगृह के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ का हिस्सा है। इनके पैरों को देखिए आप, ये जो स्त्री है, जो मिथुन युगल है, उसमें से इसके पैरों को देखिए। उन पैरों में जो आभूषण पहना हुआ है इन्होंने, वो बहुत ही मोटा आभूषण है। उसमें 5 लड़ियाँ हैं, 5 लड़ियों के माध्यम से उसको दिखाया गया है, और ऐसा हमें बाकी किसी भी मूर्ति में नहीं दिखाया जा रहा है। तो यह बहुत यूनिक हो गई इस लिहाज से। हाँ, आभूषण यहाँ भी पहने हुए दिखाया गया है इनको। इनके पैरों में 2 लड़ियों वाला वह पड़ा हुआ है, इसको गांव की भाषा में गुड़हरा कहते हैं, वही है कुछ वैसा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इनका यहाँ पर जो ग्रेवियक है वो है। ग्रेवियक आप देख सकते हैं, ग्रेवियक बिल्कुल स्तनों के बीच से निकलकर बाहर नीचे की तरफ लटक रहा है, और ग्रेवियक का यही मतलब होता है। और सामने आप देखेंगे दाहिने हाथ में आपको इनके
वही बीट्स वाला जो मनके वाला एक आभूषण है उसको धारण किए हुए दिखाया गया है। उसके साथ में चूड़ियों के कुछ अवशेष मिल रहे हैं। उसके साथ में बाजूबंद के तरह का एक आभूषण इनके हाथों में दिखाया जा रहा है। उसका क्या तात्पर्य है इसको हम पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल अलग प्रकार से इनको दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इनके शरीर को ज़्यादा स्लिम ट्रिम दिखाया गया है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको जितनी मूर्तियाँ दिखाई वो सारी की सारी मूर्तियाँ आपको स्थूल काय तरीके से दिख रही थी, यानी कि वह उसमें स्थूलता ज़्यादा थी, उसमें मोटाई ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर इनको शायद जिम वाली शरीर को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इन भाई साहब को भी बहुत ही सिंपल सरल मुद्रा में दिखाया जा रहा है। डोले शोले यहाँ पर उस तरह से इनके नहीं दिखाए जा रहे हैं, सिंपल मुद्रा में दिखाया जा रहा है। इनके नीचे बुद्ध जी बैठे हैं। ये सामने वाले मिथुन भाई साहब बैठे हैं, ये थोड़ा विशेष प्रकार से बैठे हैं। इन्होंने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठकर जो है यहाँ पर पोज दिया है और बड़े ही गर्व के साथ शान के साथ बैठे हुए हैं। और यहाँ स्पेसिफिक बात ये है जिसकी वजह से मुझे ये आपको स्पेशली दिखाना पड़ रहा है, दो कपल्स बैठे दिखाए गए हैं सारे के सारे स्तंभों पर। यहाँ पर भी 2 लोग बैठे हैं 2-2 करके ग्रुप में। लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि बाएं तरफ जो बैठे हैं वो तो बिल्कुल कपल हैं, सामने देख सकते हैं आप, एक स्त्री एक पुरुष। लेकिन दाहिने तरफ जो बैठे हैं वो दोनों की दोनों स्त्रियां हैं। तो कहीं होमोसेक्सुअलिटी का कोई कॉन्सेप्ट आज से 2000 साल पहले तो नहीं था। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारी की सारी जितने भी हमने मूर्तियाँ आपको दिखाई हैं वो सब के सब कपल्स में हैं, अपोजिट जेंडर के साथ में। लेकिन यहाँ पर सेम जेंडर को एक साथ बैठा दिखाया गया, जो कि एक कौतूहल का विषय है। तो इस पर मैं थोड़ा सा खोजने की कोशिश करूँगा कि इसका निर्माण करने का जो उद्देश्य था शिल्पियों का क्या था। ये बहुत ही यूनिक है। जब आप प्रवेश करेंगे नेव में अर्थात मंडप में प्रवेश करेंगे तो आपके बाएं हाथ पर जो चौथा स्तंभ है, बाएं हाथ के चौथे स्तंभ पर इसको तराशा गया है। बाकी मैंने पूरा खोज लिया, कहीं पर भी इस प्रकार का हमें दृश्यांकन नहीं मिला जहाँ पर सेम जेंडर को एक साथ दिखाया गया हो। तो बाएं तरफ से जो 7वां स्तंभ है, बाएं तरफ के जो 7वें स्तंभ की बात हम करेंगे तो यहाँ पर भी उसी बात को, चौथे स्तंभ की बात को दर्शाया गया है, रिवाइज किया गया है उसको, कि एक तरफ तो पुरुष और स्त्री को दर्शाया गया मिथुन युगल के रूप में, और दूसरी तरफ दाहिने हाथ पर 2 स्त्रियों को दर्शाया गया है। तो ये बार बार ये मतलब दूसरा ऐसा वाक़या है जहाँ पर इस प्रकार की बात हम देख रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य था इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए ये दाहिने साइड से 7वां स्तंभ जो है उस पर भी दृश्यांकन में एक तरफ स्त्री को बैठा दिखाया गया दाहिने तरफ, बाएं तरफ तो स्त्री पुरुष हैं, लेकिन दाहिने तरफ आप देख सकते हैं ये सामने वहाँ पर स्त्री को बैठा दिखाया गया है। और 6वें स्तंभ पर भी इसको रिपीट किया गया है। वही विशेष प्रवृत्ति जो है यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, और बाकी किसी पर भी नहीं है, बस वहीं पर भी है। हरियाणवी लोग आ गए हैं तो अपने टोन में बात कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के कुछ साक्ष्य खोजे जा सकते हैं। हम उसको उसका एक शुरुआती हाइपोथेसिस हम ले सकते हैं कि ऐसा कुछ था, लेकिन अभी उसको पुष्ट किया जाना बाकी है। लेकिन विशेष बात यह है कि स्त्री पुरुष को तो साथ में दिखाया गया है, स्त्री को साथ में दिखाया गया है कपल के रूप में, लेकिन कहीं पर भी पुरुष को नहीं दिखाया गया है। तो अगर होमोसेक्सुअलिटी की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर पुरुष को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। सर्वत्र वहाँ जो 3-4 अभिप्राय हमको जो मिले, उन चारों में स्त्री को ही दिखाया गया है। तो अब जाने का समय हो गया है हमारे, और हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन एक मेमोरेबल ये जो है यात्रा रही हमारी। और ये जो पूरा मंडप बनाया गया है, ये पूरा मंडप 124 फुट 3 इंच लंबा है, जो कि हमने आपको क्लासरूम में भी पढ़ाया था, और 45 फुट 5 इंच चौड़ा है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपकी लगभग 46 फीट के आसपास है। और इसमें जो सबसे पुरानी तिथियां मिली हैं, डेटिंग जो मिली है इसकी,
वह 200 ईसा पूर्व के आसपास की मिली है। और यहाँ की जो सबसे पुरानी गुफा है, ऐसा माना जाता है कि उसको काटा गया था, सबसे पुरानी गुफा 160 ईसा पूर्व के आसपास, और वहाँ से वह बनना स्टार्ट हुआ और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक यह बनता रहा। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक ट्रेड रूट भी था, जिसकी वजह से इसको चुना गया। हमने क्लास में आपको हमेशा बताया है कि जितने स्तूपों का निर्माण कराया गया है, उन सब के पीछे कोई ना कोई व्यापारिक कारण जरूर रहा है, क्योंकि व्यापारियों ने भर भर कर दान दिया है, चंदे दिए हैं, इसके लिए चैरिटी दी है। तो यह जो मार्ग है वह अरब सागर जो सी है, अपना अरब सागर है, अरेबियन सी है, उसको दक्कन के पठार से जोड़ता था ये रास्ता, जो यहाँ से होकर जाता था लोनावाला के पास में। लोनावाला यहाँ से करीब 11 किलोमीटर दूर है। वो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको उतरना है आके, और वहाँ से आपको जो है ऑटो करना पड़ता है। ऑटो बहुत महंगा किराया है यहाँ का, 300 के आसपास लेते हैं, उसके ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ओला वगैरह यहाँ नहीं चलता है, तो थोड़ा सा हेक्टिक सिचुएशन का सामना करना पड़ा। खैर, तो 80 ईसा पूर्व के आसपास तक आकर इन सारी की सारी गुफाओं का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। और जैसा कि मैंने बताया कि यह व्यापारिक मार्ग पर होने के कारण व्यापारियों ने इसको बहुत बड़ी मात्रा में चंदा दिया यहाँ पर इसके निर्माण के लिए। ये सामने आप देख रहे हैं जो मिथुन युगल 2 दिखाई दे रहे हैं, वो दोनों के दोनों युगल नृत्य कर रहे हैं, दोनों के दोनों नृत्य कर रहे हैं, और बहुत ही विशेष मुद्रा में नृत्य कर रहे हैं, जो कमर पे हाथ रख के नृत्य करने वाला माना जाता है। जब एक दूसरे की कमर पे हाथ रख के नृत्य करते हैं, उसी मुद्रा में वो लोग नृत्य कर रहे हैं। दोनों को एक तरह से दर्शाया गया है, और उन दोनों में ही जो स्त्री है उसको ज़्यादा एक्टिव दिखाया गया है, और पुरुष को थोड़ा सा शर्मीला दिखाया गया है, शाई दिखाया गया है। वो दोनों के दोनों चैत्यगृह के बिल्कुल दाहिने तरफ है। ओ भाई, यहाँ कबूतर लोग क्या कर रहे हैं? हट जाओ यार, दृश्य को विचलित कर रहे हो। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा फनी टाइप का भी है। ये दोनों को एक ही तरह से दर्शाया गया है, जिसमें पुरुष को शर्माते हुए दिखाया जा रहा है और स्त्री को ज़्यादा एक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है। ये लोग कितना प्रभावित थे काष्ठ शिल्प से, आपको स्तूपों से लेकर चैत्यगृहों में दिखाई पड़ रहा है कि बिना किसी आवश्यकता के यहाँ पर रेलिंग्स बनाई जा रही हैं इस प्रकार की, जो काष्ठ शिल्प से प्रभावित हैं पूरी तरह से। यहाँ सामने देख सकते हैं आप, ये जहाँ से लोग इसके बगल में आप देख रहे हैं, ये रेलिंग्स बनाने के यहाँ कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि ये सारा स्टोन का है पहले से ही। लेकिन फिर भी उनके दिमाग पर बड़ा गहरा उनका अंकन था, बहुत ही गहरा उनका छाप था, जो चूल विधि से बनाया जाता था बैरिकेडिंग को। पूरे पाटलिपुत्र का जो किलाबंदी था वो शाल वृक्ष के जो है शाल सागौन के वृक्षों की लकड़ियों से ही पूरा का पूरा किलेबंदी की गई थी। तो उनके दिमाग पर उसका गहरा असर था कि अब इस्तेमाल स्टोन का वो कर रहे हैं, काष्ठ का नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इसको तराश रहे हैं। तो ये अपने में ही अद्भुत है। देखिए, वो वहाँ पर चैत्यगृह है, चैत्यगृह के बगल में यहाँ पर सारे के सारे विहार लगातार बने हैं। यहाँ तक हम लोग आए हुए थे अभी, जब अंदर आपको दिखाया था मैंने व्यू, और उसके बाद भी यहाँ कोठरियाँ बनानी जारी थी। और सबसे अंत में ये कोठरी हमको मिल रही है, जिसको पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, क्योंकि यह काफ़ी अनगढ़ है, इसको गढ़ा नहीं गया है ठीक से।
इसके पत्थर अभी भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं, जो इसके खुदाई से निकले थे, जिसको तोड़ते समय, इनको उत्कीर्ण करते समय जो बाहर निकाले गए थे। तो कोठरियों को बनाने की जो परंपरा थी वो लगातार चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 80 ईसा पूर्व के बाद से यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं दिखाई पड़ता, या 80 ईसा पूर्व के पास ही बना हुआ यह कार्य है जो अधूरा है पूरी तरह से। वहाँ सामने भी आपको एक कोठरी और दिख रही है जिसके अवशेष आपको दिखते हैं, अंदर से कटा हुआ है लेकिन बाहर से उसको फिनिशिंग नहीं दी गई है। और जब किसी स्थापत्य का पतन होता है तो यही आप देखकर मानते हैं कि उसका निर्माण तो किया गया लेकिन फिनिशिंग नहीं दिया गया। उसके बाद या तो बौद्ध धर्म का यहाँ से पराभव हुआ होगा, या तो राज्याश्रय में कमी आई होगी, कुछ भी कारण हो सकता है। ये पूरी की पूरी पहाड़ी है जो कारला की पहाड़ी है। वहाँ पीछे भी कुछ कोठरियाँ कटी हुई हैं, अधकटी अवस्था में हैं, उनको भी आधा ही काटा गया है। इनका पराभव ये जो दर्शाता है। अब आप लोगों को दिखाना ज़्यादा ठीक है। यहाँ मैंने बताया था कि अधकटी गुफा है और यहाँ सामने पूरी तरह से विकसित गुफाएं हैं। वहाँ ऊपर कुछ बैरिकेडिंग के भी आपको साक्ष्य मिलते हैं। सामने यहाँ पर सब विहार हैं सारे के सारे, और वह किनारे चैत्य है। और वहाँ दाहिने तरफ भी कुछ विहार बने हुए थे जो कि अब इस समय नष्ट प्राय हैं। वहाँ पर इतना बुरी स्थिति हो गई है कि जाने तक नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ टूट गई हैं। और ये सामने देख सकते हैं आप, गजब का सीनरी है, मतलब अद्भुत दृश्य है। ये सूर्यास्त सनसेट का समय है, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ ताकि सनसेट पॉइंट यहाँ पर मैं देख सकूँ अच्छे से, नहीं अब तक हमें निकल जाना था। तो बड़ी खूबसूरत जगह है ये, उन्होंने बड़ी खूबसूरत जगह चुनी है, जहाँ भी चुनी है चैत्य और स्तूप बनाने के लिए, चाहे वह सांची का हो, चाहे भरहुत का रहा हो, चाहे अमरावती का रहा हो, चाहे वो आपका यहाँ कारला हो, या अभी हम आगे चलेंगे आपको जब भाजा दिखाएंगे तो भाजा को भी मुझे उम्मीद है पूरी कि उन्होंने ऐसी ही जगह को चुना होगा। लेकिन ये मंदिर यहाँ पर डेवलप करके इसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को बड़ा बुरी तरह से प्रभावित किया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसी मॉब आती है, ऐसी भीड़ आती है जिसको इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। और फिर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लोग आते हैं यहाँ पे, उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या तो दोनों का रास्ता अलग कर देते, वो बेहतर था, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत ये जगह है पूरी की पूरी। एक अच्छा खासा हिल स्टेशन के रूप में इसको डेवलप किया गया है। हालांकि आज की डेट में मेंटेनेंस बहुत ही नाम मात्र को है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। और ये मंदिर जो यहाँ पर बना दिया गया, वो तो भाई उसने तो बहुत बड़ा कांड किया है। ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं उनको बचाते हुए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वो धरोहर है, हमारी संस्कृति है। वो मंदिर के लिए तो जगह कहीं भी बन सकता है, कहीं भी मिल सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये जो बता रहे थे आपको हम कि इस तरफ की जो गुफाएं हैं उनको बैरिकेड करके जो है उसको ढक दिया गया है, क्योंकि उधर काफ़ी सारी पहाड़ियाँ गिर गई थी, तो उसकी वजह से उसको ढक दिया गया। और ये सामने आप देखेंगे जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, आपको नहीं दिख रही होगी, उसी में हम रुके हुए हैं। और ये रास्ता नीचे से जो आ रहा है, वहाँ से लोग रन करते हुए आ रहे हैं, सब क्लाइंब करके आ रहे हैं, रन करके नहीं आ रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, मैहर से ऊंचा है ये। यहाँ की जंगली वनस्पतियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर सावधान लिखा हुआ है मराठी में, मुझे मराठी तो आती नहीं है। ये थे दरड कोसलण्याची शक्यता आहे, मोकल्या परिसरात पर्यटकांनी थांबू नये। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैंने समझी कि पर्यटकों के लिए यह बंद है, यहाँ पर है को आहे कहते हैं। ये सामने आप दृश्यांकन पूरा देख सकते हैं, पहाड़ियाँ लगातार हैं।